चिदाकारो धाता परमसुखदः पावनतनुर्मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपतिसुरेन्द्रैर्हनुमता सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरु रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्। रामाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातम्। प्रिय विद्यार्थिनः, काव्यप्रकाशे भवन्तः लक्षणशब्दशक्त्याः विषये इदानीं पठन्तः सन्ति। तत्र गतकक्षासु भवन्तः किं किं ज्ञातवन्तः? शुद्धालक्षणा का भवति, गौणीलक्षणा का भवति, उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा च शुद्धालक्षणायाः भेदौ भवतः। तत्र शुद्धागौण्योः भेदकं किं भवति, उपचारविषये ज्ञातं। तत्र कथं सादृश्यसम्बन्धात् गौणीलक्षणा भवति, यत्र अन्यः सम्बन्धः भवति, सामीप्यादिसम्बन्धः, कार्यकारणभावः वा, तत्र शुद्धालक्षणा भवति। एवं बहवः विषयाः ज्ञाताः। इदानीं चिन्तयन्तु, आदौ मया एकं रेखाचित्रं प्रदत्तमासीत्। तत्र मया सूचितमासीत् यत् आचार्येण अग्रे लक्षणायाः षड्भेदाः कथिताः। तत्र भवन्तः नाम्नः ज्ञातवन्तः यत् सारोपालक्षणा अपि भवति, साध्यवसाना अपि भवति। पुनश्च अनेन द्वयोः लक्षणयोः भेदाः जायन्ते। तर्हि कथं शुद्धालक्षणायाः अपि सारोपा इति भेदेन शुद्धा सारोपा एवं लक्षणा भवति, तथैव शुद्धा साध्यवसाना अपि भवति, गौणी सारोपा अपि भवति, गौणी साध्यवसाना अपि भवति। गतकक्षासु भवन्तः शुद्धालक्षणायाः द्वयोः भेदयोः विषये विस्तरेण पठितवन्तः, उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा च। तर्हि शुद्धालक्षणायाः कति भेदाः अभवन्? चत्वारः। शुद्धा उपादानलक्षणा, शुद्धा लक्षणलक्षणा, शुद्धा सारोपालक्षणा, शुद्धा साध्यवसानालक्षणा। गौणीलक्षणायाः द्वौ भेदौ, गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना। तर्हि इदानीं जिज्ञासा भवितव्या, सारोपा किं भवति, साध्यवसाना किं भवति। तदेव आचार्यः अग्रे 14 सूत्रे कथयति। पश्यन्तु, सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। अत्र भवन्तः एतत् अवगच्छन्तु, प्रसङ्गं तु प्रायः ज्ञातवन्तः। उपादानलक्षणायाः लक्षणायाश्च प्रसङ्गं वयं समापयामः। लक्षणायाः अन्यान् भेदान् वयम् इदानीं पश्यामः। एकम् इतोपि ज्ञातव्यं यत् इदानीं सूचयामि। गतकक्षासु मया विस्मृतमासीत् यत् लक्षणलक्षणायाः अपरं नाम भवति जहत् स्वार्था वृत्तिः। जहाति अर्थात् त्यजति। लक्षणं स्मरन्तु, स्वसिद्धये पराक्षेपः इति उपादानलक्षणायाः परिभाषा आसीत्। किन्तु लक्षणलक्षणायाः परार्थं स्वसमर्पणम्, अर्थात् यः लक्षणा परार्थसिद्धये स्वार्थस्य समर्पणं करोति, मुख्यार्थं त्यजति, जहाति। अतः एतस्याः नाम किं? जहत् स्वार्था वृत्तिः। एतदर्थं मया सूचितं, यतोहि यदा कदा परीक्षासु लक्षणलक्षणास्थाने जहत् स्वार्था वृत्ति एवं अथवा जहल्लक्षणा इत्यपि लिख्यते। पुनः वेदान्तादिषु दर्शनेषु अस्याः एतदेव नामकरणं दृश्यते। अतः एतदपि ज्ञातव्यं भवद्भिः। तथैव उपादानलक्षणायाः अपि अपरं नाम किं भवति? अजहत् स्वार्थावृत्ति। यतोहि सा लक्षणा स्वस्य अर्थस्य परित्यागं नैव करोति, अतः तस्याः नाम किम्? अजहत् स्वार्थावृत्तिः। तर्हि एतद्द्वयमपि स्मरणीयं। चलन्तु इदानीं वयं मुख्यविषयं प्रति आगच्छामः। अत्र शुद्धा गौणी भेदेन लक्षणा द्विधा, तत्र भेदकम् उपचार इति भवन्तः जानन्ति। शुद्धालक्षणायाः द्वौ भेदौ ज्ञातौ, उपादानं लक्षणं च। सम्प्रति सारोपा साध्यवसाना एवं भेदेन शुद्धा गौण्योः इतोपि द्वौ भेदौ भवतः आहत्य 4 भेदाः। सर्वं योजयामश्चेत् 6 भेदाः भवन्ति।
इदानीं पुनरपि स्मारयामि, एकं तथ्यं जानन्ति यत् यत्र यत्र सादृश्यः भविष्यति तत्र गौणीलक्षणम्। अतः अत्रापि सादृश्येन सह यदा अन्येपि केचन विषयाः सन्ति ते सर्वे भवन्ति चेत् सारोपा गौणीसारोपा भविष्यति, गौणीसाध्यवसाना भविष्यति। यत्र सादृश्यातिरिक्तः अन्यः कश्चित् सम्बन्धः भविष्यति तत्र शुद्धा सारोपा शुद्धा साध्यवसाना भविष्यति। किन्तु प्रश्नोऽयं यत् सारोपा नाम किं, साध्यवसाना नाम किं? तर्हि पश्यन्तु किमुक्तं, सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। सारोपा अन्या लक्षणा भवति। अन्या अर्थात इदानीं यदुक्तं तत्र न अंतर्भवति। सारोपा अन्या लक्षणा। यत्र किं भवति? उक्तौ। कौ उक्तौ? तर्हि विषयी विषयश्च। यत्र विषयी विषयश्च उक्तौ भवतः सा लक्षणा अन्या भवति तस्याः नाम सारोपा इति। अर्थात सारोपा लक्षणायां विषय विषयिणोः द्वयोः उल्लेखो क्रियते। वृत्तौ पश्यन्तु, आरोप्यमाणः आरोप्यमाणः आरोपविषयः। अत्र आरोप्यमाणः अर्थात विषयी। इदानीम् एकम् उदाहरणं दास्यामि अग्रे। गौर्वाहिकः इति आचार्येणेव प्रदत्तं। तत्र विषयी कः? गवादि। आरोपविषयः कः? आरोपस्य आश्रयो अर्थात वाहिक आदि। वाहिकदेशस्य यः पुरुषः वर्तते सः गौः इति। तर्हि अत्र विषयी गवादिः, आरोपविषयः वाहिक आदि। अन्यत् अपि उदाहरणं भवितुं शक्यते, अतः आदि इति पदं योजयामः। अग्रे उक्तम् एतौ द्वौ यत्र अनपहनुत भेदौ अर्थात प्रकटितस्वरूपौ शब्दतः कथितौ भवतः अपहनुत अर्थात गोपितम् अप्रकाशितम्, अनपहनुत अर्थात न गोपितम्, न गोपितम् अर्थात प्रकाशितं प्रदर्शितं प्रकटितं। तर्हि यत्र विषयी अपि निर्दिश्यते विषयः अपि निर्दिश्यते शब्दतः कथ्यते तत्र भवति सारोपा लक्षणा। अतएव तत्र कथं निर्देशः भवति? समानाधिकरण्येन अर्थात समान विभक्तित्वेन कथ्येते। विषयी अपि विषयः अपि सा लक्षणा सारोपा इति। उदाहरणेन सर्वं स्पष्टं भविष्यति, तर्हि चिन्ता मास्तु। इदानीम् अग्रे पूर्वम् एतदपि पश्यामः। साध्यवसाना का? तर्हि किमुक्तं? विषय्यन्तः कृते अन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। विषयिणा आरोप्यमाणेनान्तः कृते निगीर्णे अन्यस्मिन् आरोपविषये सति साध्यवसाना स्यात्। अत्र निगीर्णं नाम किम्? अंतर्भावः, अंतर्निहितो भवति, तिरोभूतः भवति। अर्थात अत्र विषयस्य स्पष्टतः उल्लेखः न भवति, अपितु विषयिणा विषयः निगीर्यते। विषयी कः? इदानीमेव सूचितम्, आरोप्यमाणः गौः इति। विषयः कः? आरोपस्य आश्रयः वाहिकः। एतस्य उदाहरणं दास्यामि गौरयम् इत्यत्र। साध्यवसानायां मात्र आरोप्यमाणस्य कथनं भवति। एकस्य पदस्य विषयस्य निगीर्णं भवति, तस्य कथनमेव न क्रियते, उल्लेखः एव न क्रियते। अतः किं भवति? तस्य तिरोभावः भवति, तत्रैव स अन्तर्भवति। तर्हि अध्यवसानविषयिणा विषयतिरोभावः एव अध्यवसानम्। ज्ञातम्? अध्यवसानस्य परिभाषाम् अहम् उक्तवती। अध्यवसानविषयिणा विषयतिरोभावः अध्यवसानः। इदानीं भवन्तः हिंदी भाषायाम् अपि शृण्वन्तु।
ये कहना चाह रहे हैं आचार्य मम्मट कि ये सारोपा और साध्यवसाना के भेद से लक्षणा के और भी भेद होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भेद शुद्धा लक्षणा के भी होते हैं और गौणी लक्षणा के भी होते हैं। तो विषय आता है कि ये सारोपा क्या है और साध्यवसाना क्या है। तो इन दो शब्दों को पहले आप समझ लीजिए। जब आरोप विषय और विषयी अर्थात उपमान और उपमेय, एक तो वो है जिसमें आरोप किया जा रहा है दूसरे विषय का, और एक वह विषय है जिसका आरोप किया जा रहा है। ये दोनों जहां शब्द से कह दिए जाएं वहां पर सारोपा लक्षणा होती है। इसीलिए क्या कहा, यत्र उक्तौ विषयी विषयस्तथा, जहां पे विषय और विषयी दोनों को शब्द से कह दिया जाए। अभी आपको मैं उदाहरण और विस्तार से समझाऊंगी, अभी केवल सुन लीजिए कि उसका उदाहरण जैसे एक दिया है गौरवाहिकः। यहाँ दो चीजें दिखाई दे रही है, दो पदार्थ हैं गौ और वाहिक। तो इसमें दोनों का शब्द से कथन किया गया है, इसीलिए ये कैसी लक्षणा है, सारोपा लक्षणा है। अभी हम केवल इसे सारोपा लक्षणा समझ रहे हैं। अभी ये गौणी है या ये शुद्धा है, इसे हम उपचार की दृष्टि से देखेंगे, उसे भी मैं क्रमशः समझाऊंगी, अन्यथा सारे भेद आपको भ्रमित कर देंगे। तो सारोपा लक्षणा कब होती है, जब विषय और विषयी दोनों को शब्द से कह दिया जाए, उनका अपहन्नम नहीं होता, वे लुप्त नहीं होते, उन्हें छिपाया नहीं जाता, दोनों को ही कह दिया जाता है और वे दोनों इसीलिए समान अधिकरण में कहे जाते हैं, अर्थात एक ही विभक्ति दोनों में होगी। गौरवाहिकः एक ही विभक्ति है ना दोनों पदों में, तो यहाँ हुई सारोपा लक्षणा। अब इससे विपरीत देख लीजिए, साध्यवसाना क्या होगी, जहां पर विषयी के द्वारा विषय का निगीरण कर लिया जाए, निगरण कर लिया जाए, उसे निगल लिया जाए, अपने में ही अंतर्भूत कर लिया जाए, उसका तिरोभाव हो जाए, तो एक ही पद बचेगा। तो ऐसी जो लक्षणा होती है वह साध्यवसाना लक्षणा कही जाती है। विषयी ने विषय का निगरण कर लिया, उसे निगीर्ण कर लिया, इसीलिए यह साध्यवसाना लक्षणा हुई। अब समझे होंगे आप सारोपा क्या है, साध्यवसाना क्या है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं षोडश सूत्र में, भेदा विमौच सादृश्यात् संबंधांतरस्तथा गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ तेन लक्षणा षड्विधा भवति। तर्हि इदानीं पर्यन्तं भवद्भिः ज्ञातं यत् सारोपा कुत्र भवति, साध्यवसाना च कुत्र भवति। अनन्तरम् अग्रे भवन्तः ज्ञास्यन्ति गौणी सारोपा कुत्र भवति, गौणी साध्यवसाना कुत्र भवति, शुद्धा सारोपा कुत्र भवति, शुद्धा साध्यवसाना कुत्र भवति। तर्हि यदि भवन्तः पूर्वतनं विषयं जानन्ति, अत्र पर्यन्तं यद् पठितं, पुनः इदानीं नूतनं द्वयं ज्ञातवन्तः, सारोपा कुत्र भवति, साध्यवसाना कुत्र भवति, एतावद् यदि जानन्ति चेत् भवन्तः एतत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र पश्यन्तु, अनेन सरलता भवेत्। आदौ ज्ञातं लक्षणा सारोपा साध्यवसाना। सारोपा कुत्र, यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा विषय विषयिणोश्च द्वयोः उल्लेखः यत्र भवति तत्र सारोपा। साध्यवसाना कुत्र, विषय्यन्तः कृते अन्यस्मिन्, सा स्यात् साध्यवसानिका इति अग्रे पंक्तिर्वर्तते। मूलं किं, विषयिणा विषयः निगीर्यते इति। इदानीम् एतत् पूर्वं पठितं, शुद्धा लक्षणा गौणी लक्षणा। शुद्धा लक्षणायां किम्, उपचार अमिश्रिता, सादृश्येतर संबंधात् भवति शुद्धा लक्षणा। सादृश्य संबंध यत्र न भवति, इतर सादृश्य इतर सादृश्येतर संबंधात् भवति शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा तो उपचार मिश्रिता, अर्थात सादृश्य संबंधात् भवति। एतत् यदि भवन्तः चतुर्णां विषये जानन्ति तर्हि इदानीं झटिति अवगन्तुं शक्नुवन्ति। किं, शुद्धा सारोपा कथं भविष्यति, गौणी सारोपा कथं भविष्यति। अत्र द्वौ नियमौ पश्यन्तु।
एकः नियमः वर्तते, शुद्धा कदा भवेत्, यदा उपचार अमिश्रिता भवेत्, सादृश्य संबंधः न भवेत्। प्रथमः नियमः। शुद्धा सारोपा कदा भवेत्, शुद्धा सारोपा तदा भवेत् यदा सादृश्य संबंधः अपि न स्यात्, पुनश्च यत्र विषय विषयिणोश्च द्वयोः उल्लेखः भवेत्। एकः विषयः। गौणी सारोपा कदा भवेत्, प्रथमः नियमः, यत्र सादृश्य संबंधः भवेत्, अर्थात उपचारस्य मिश्रणं भवेत्। द्वितीयः नियमः, यत्र विषय विषयिणोश्च द्वयोः उल्लेखः भवेत्। ये देखिए, जैसे आप रीजनिंग करते हैं ना, तो अब दोनों का संबंध बनाइए। सारोपा समझ लिया अलग से, साध्यवसाना को समझ लिया, शुद्धा को जान लिया, गौणी को जान लिया। अब यह जानिए कि शुद्धा सारोपा कब होगी और गौणी सारोपा कब होगी। तो दो दो नियम लग रहे हैं ना दोनों में। शुद्धा तब होगी जब उपचार न हो, और शुद्धा सारोपा तब होगी जब उपचार न हो, साथ ही साथ विषय और विषयी दोनों का उल्लेख भी शब्द से किया जाए, उनमें से किसी एक का निगरण नहीं हो, तो ये बात सिद्ध हो जाती है। और गौणी सारोपा कब होगी, जब उपचार का मिश्रण हो लेकिन विषय और विषयी दोनों का उल्लेख किया जाए। ठीक, अब देखिए, शुद्धा साध्यवसाना कब होगी और गौणी साध्यवसाना कब होगी, तो वही दो नियम लगा लीजिए। उपचार का अमिश्रण हो और विषयी और विषय में से एक का एक निगीर्ण हो जाए, अर्थात विषयी के द्वारा विषय का निगीर्ण कर लिया जाए, तो होगी शुद्धा साध्यवसाना। और गौणी साध्यवसाना कब होगी, जब उपचार का मिश्रण हो और विषयी और विषयी के द्वारा विषय का निगीर्ण कर लिया जाए। अर्थात ये दो दो नियम लग जाने से चार नए भेद हमारे सामने आ गए हैं। तर्हि एतत् चित्रमाध्यमेन भवद्भिर्ज्ञातं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अद्य अग्रे इदानीं न पाठयन्ती अस्मि, अधिकं भवति, एतत् केवलं पश्यन्तु। इदानीं शुद्धा सारोपा, भवन्तः इदानीमेव ज्ञातवन्तः। शुद्धा सारोपा कदा, यदा द्वयोः विषयी विषयिणोः शब्दतः कथनं भवति। अतः अत्र पश्यन्तु, आयुः घृतं द्वयोः उल्लेखः वर्तते, पुनश्च अत्र सादृश्य संबंधः नास्ति, उपचारः नास्ति, अतः शुद्धा सारोपा इति। अग्रे पश्यन्तु, शुद्धा साध्यवसाना, अत्र घृतपदस्य उल्लेखः न वर्तते, अतः किम् उदाहरणम्, आयुरेवेदम् इति। गौणी सारोपा लक्षणायां पश्यतु, अत्र सादृश्य संबंधः वर्तते, अतः गौणी लक्षणा, पुनश्च द्वयोः विषयी विषयिणोः उल्लेखः वर्तते, अतः गौणी सारोपा। उदाहरणं गौर्वाहिकः इति। गौणी साध्यवसानायां पश्यन्तु, गौरयम्, अत्र वाहिक पदं नास्ति, अतः एतत् उदाहरणं गौणी साध्यवसाना लक्षणायाः वर्तते। इदानीं अद्य तु अत्रैव स्थगयामि, कालः भवति। भवन्तः इदानीं पर्यन्तम् एतत् ज्ञातवन्तः कथं षड्भेदाः भवन्ति, अस्मिन् विषये इतोपि केचन अंशाः वर्तन्ते, तर्हि श्वः वयं ज्ञास्यामः। एतावत् अवश्यं स्मरन्तु, कण्ठस्थं कुर्वन्तु। अस्तु, समापयामि। नमस्काराः।